हेलो एवरीवन। श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम हमारा जो इंडियन फिजियोग्राफी का जो पार्ट सेकंड है वो कर लेते हैं। कल हमने इसका पार्ट वन किया था क्योंकि एक बड़ा चैप्टर इसलिए एक क्लास में नहीं हो पाया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का जो हमारा चैप्टर है, तो इसमें कितने पार्ट बताए थे? हमने 6 पार्ट बताए थे, जिसके अंदर एक हमारा हिमालय हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा हिमालय का रीजन, ये। और ये इस तरफ का रीजन, ये हमारा हिमालय रीजन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कल दो हमारे ये दो टॉपिक हो गए थे। अब हमारे जो टॉपिक रह गए हैं वो एक तीसरा रह गया हमारा इंडियन डेजर्ट का, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये पेनिनजुलर इंडिया का ये पार्ट है जो डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, ये रीजन आ जाएगा, ये पार्ट 4 में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसका वेस्टर्न घाट, हमारे जो कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, ये वाला पोर्शन, इसको देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हमारे आइलैंड्स का ग्रुप, जो एक एक आइलैंड हमारा इस तरफ पड़ता है जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, एक आइलैंड हमारा इस तरफ पड़ता है, इसको अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो ये सुंदर सा फोटो मैंने आपके इस पीडीएफ में अटैच कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, तो किस किस पार्ट को कैसे कैसे बांटा हुआ है। आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, द ग्रेट पेनिनजुलर प्लेटू। जो पेनिनजुलर इंडिया है हमारा, उसके प्लेटू के बारे में पढ़ते हैं। अन्नाई मुड़ी एंड अनाई मुड़ी, अन्नामुड़ी या अनाई मुड़ी, जो 2595 मीटर ऊंची चोटी है, ये जो हमारा सह्याद्री रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है। जो हमारा पेनिनजुलर इंडिया है उसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी अन्नाई मुड़ी। और जो इसका इसका एक पार्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री रेंज भी बोला जाता है। जैसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, तो ऐसे ही वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी। और ये किस हिल्स के ऊपर है? ये है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ये अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हमारी पेनिनजुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। द डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूड द एरिया टू द साउथ ऑफ विंध्यांज। जो विंध्यांज है हमारा, उसके साउथ का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। ये हमारे जो विंध्यांचल रेंज है, ये हमारी इस यहाँ लाई करती है, ये देखिए इस तरफ, ये विंध्यांचल रेंज है हमारी। ये एक तरह का, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है हमारा। ये किस तरह का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। और ये हमारे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। ऊपर वाला जो पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, और ये साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करने वाला माउंटेन कौन सा है? ये है हमारा विंध्यांचल रेंज, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। और डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारा, ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है इंडिया का, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, लार्जेस्ट प्लेट्यू। The western edge of plateau rises steeply from the Arabian Sea to form Western Ghat। जो ये हमारा वेस्टर्न एज है इस प्लेट्यू का, वो क्या, कहाँ से? राइजिज स्टीपली, एकदम से ऊपर उठा हुआ है, फ्रॉम अरेबियन सी। ये इस तरफ का जो पार्ट हमारा, ये दो वाटर बॉडी हमने कल भी किए थे। इधर जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं हम अरेबियन सी, और इस तरफ हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इसका ये पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, जो ये कलर है, जो वॉयलेट कलर है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इस पार्ट को, इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट की बात हो रही है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। विच इंक्लूड सह्याद्री, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है? सह्याद्री, या फिर हम वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप जेंटली टुवर्ड ईस्ट। ये जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा, ये वेस्ट की तरफ से ऊपर उठा हुआ है, और ईस्ट की तरफ से इसका जेंटल स्लोप है। ये ऐसे कह सकते हैं कि मान लो ये अगर वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये हमारा प्लेट्यू इस तरह का है। ये वेस्ट की तरफ एकदम से खड़ा है, और इस तरफ से ये इसका जेंटल स्लोप है, तो ईस्ट की तरफ ये झुका हुआ है, और वेस्ट की तरफ इसकी हाइट ज़्यादा है। द एलिवेशन रेंज फ्रॉम 300 टू 900 मीटर्स। जो इसकी एलिवेशन रेंज है, इसकी हाइट कितनी, यहाँ पर ये 900 मीटर तक हाइट है इसकी, और इस तरफ
अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट कितनी रह जाती है, 300 मीटर तक की। द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू इज डाइसेक्टेड इनटू ए रोलिंग अपलैंड बाय ए नंबर्स ऑफ रिवर, और इससे दुनिया भर की नदियां निकलती हैं। उन नदियों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, डाइसेक्ट कर दिया, इसको काट दिया गया, इसको बांट दिया गया है। द ईस्टर्न एज ऑफ प्लेट्यू इज नोन एज ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न एज है इसका, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ये देखिए लिख रखा ना ईस्टर्न घाट, ये वाला ईस्ट की तरफ का, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज कवर्ड बाय नियरली ओरिजेंटल शीट ऑफ लावा। जो लावा है हमारा, उसकी ओरिजेंटल शीट से कवर्ड है डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसका नॉर्थ किस तरफ पड़ेगा, ये नॉर्थ हो गया, और वेस्ट ये वाला रीजन, इसकी बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात की जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा किस रीजन से वो है, ओरिजेंटल सीट ऑफ लावा। मतलब ओरिजेंटल का मतलब होता है ये ऐसे, अगर कोई चीज़ ऐसे है तो इसको ओरिजेंटल बोलेंगे, ऊपर नीचे है तो ये क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो ओरिजेंटल सीट एक सीट, फिर उसके ऊपर दूसरी सीट, फिर तीसरी सीट, चौथी सीट, ऐसे सीट बनी हुई है। और इस ये जो लेयर्स बनी है, इसका ये कंप्रेशन, इसका ये क्या होगी, बाद में कंप्रेस होगी, इसने क्या किसका रूप ले लिया, प्लेट्यू का रूप ले लिया। तो जो हमारा ये रीजन है डेक्कन का, ये किससे, इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप रीजन। जो डेक्कन ट्रैप रीजन हमारा इस तरह से ओरिजेंटल सीट ऑफ लावा से बना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय मैनी लॉन्ग लॉन्ग ईस्ट फ्लोविंग रिवर्स। तो इसकी, इससे जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा, इससे जो नदियां निकलती है वो किस तरफ बहेंगी, वो ईस्ट की तरफ बहेंगी, क्योंकि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है किस तरफ है, इस तरफ से हाइट है इसकी, और दूसरी तरफ इसका, इस तरफ इसका झुकाव है। तो जो नदियां यहाँ से ओरिजिनेट हो गए, किस तरफ बहेंगी, इस तरफ, ईस्ट की तरफ। और वो कौन सी उसमें गिरेंगी वाटर बॉडी में, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरेंगी। तो ये ज्यादातर जो नदियां निकलेंगी वो बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना डेल्टा बनाएंगी। और आगे लिख भी दिया इसने, दिस रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। ये कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होंगी, एंड फॉलो टूवर्ड द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ फॉलो करेंगी, एंड एंटर बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर करेंगी। द गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आर मेजर रिवर दैट हैव बिल्ट डेल्टाज अलोंग द कोस्ट। ये हमारी कुछ नदियां हैं, मेजर रिवर है ये, माइनर रिवर बहुत है इसके अंदर से जो निकलती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो हमारी ये चार ही हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। ये चार नदियां जो किस तरफ गिरती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, और वो हमारी जो कह सकते हैं हम ईस्ट की तरफ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेक्कन प्लेटू है जो हमारा, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, डेक्कन प्लेटू, ये गुजरात में भी कुछ पार्ट इसका लाई करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और तेलंगाना के अंदर भी है। महाराष्ट्र के अंदर इसका मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज़्यादा एरिया महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है इसका, डेक्कन प्लेटू का। और महाराष्ट्र के अंदर इसको क्या, किस नाम से भी जाना जाता है, इसको महाराष्ट्र प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई अलग नहीं है, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू इसको ही बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू को। कर्नाटक के अंदर जैसे इसको बोला जाता है कर्नाटका प्लेट्यू, और तेलंगाना के अंदर बोला जाता है इसको तेलंगाना प्लेट्यू। तो ये एक्चुअल में है एक ही, जिसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। और ये क्या है, वेस्टर्न घाट, जो अब वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, जो वेस्टर्न घाट हमारा, ये एक तरह से क्या है, एकदम से खड़ा है। जो ये मैंने ये फोटो बनाया था, यहाँ एकदम से वेस्ट की तरफ से ये ऊपर की तरफ है, ये एकदम से खड़ा है, इसको बोलते हैं, अगर ऐसी कोई आकृति जो एकदम से खड़ी हो, उसको बोलते हैं एस्कारपमेंट, एस्कारपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं खड़ा कगार, खड़ा कगार। ये कुछ इस तरह से, मान लो जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जे को जैसे कि एक बाइट, जैसे हम एक पीस जो होता है उसको काट निकालते हैं, तो एकदम से वो कैसे बना होता है, ये ऐसे मान लीजिए ये पिज्जा इस तरफ से होगा, तो इसकी जो ये लेयर होती है, जो हमने ये निकाली है, ये वाली लेयर या इस तरफ वाली लेयर जो एकदम से खड़ी होती है, ये इस तरह से है हमारा एस्कारपमेंट। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर आर वेस्ट फ्लोविंग। ये हमारी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो बड़ी नदियां जो किस तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती है।
ये मतलब वेस्टर्न घाट से निकल के किस तरफ गिरती हैं, ये वेस्ट कोस्ट की तरफ गिरती हैं। इसका रीजन क्या, ये वेस्ट की तरफ क्यों गिरी, क्योंकि ये हमारी किस तरफ से वो बह रही है, रिफ्ट वैली के अंदर बहती है दो नदियाँ। ये भी बहुत बार एसएससी ने पूछा गया है कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली के अंदर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इसको ऐसे है ये हमारी आ जाती है विंध्याचल रेंज। और ये हमारी है सतपुरा रेंज। और ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे ब्लॉक माउंटेन है। और ब्लॉक माउंटेन क्या करते हैं, अपने बीच में क्या बनाते हैं, एक रिफ्ट वैली बनाते हैं, ये हमारी है रिफ्ट वैली। और इस रिफ्ट वैली से हमारी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा, ये हमारी आ जाती है सतमाला हिल्स। तो हमारी नर्मदा नदी है रिफ्ट वैली में बहती है, और किस किस रेंज के बीच में बहती है, विंध्याचल रेंज से सतपुड़ा रेंज के बीच। और ये सतपुड़ा और सतमाला रेंज के बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है, ये हमारी है ताप्ती। ये दोनों के दोनों रिफ्ट वैली में बहते हैं। रिफ्ट वैली एक तरह से कैसी होती है, एक खाई, आर्टिफिशियल समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल एक खाई मिल जाती है इसको, जिसके अंदर से वैली मिल जाती है, जिसके अंदर से ये बहना स्टार्ट कर देती है। तो बाकी जो जो हमारी वैली होती है, जैसे यू शेप वैली है, आई शेप वैली है, वी शेप वैली है, वो नदियों के द्वारा बनाई जाती है, माउंटेन को काट काट के। उसमें मेहनत लगती है, इसमें क्या है, इनको बना बनाया रास्ता मिल गया, इसने इन्होंने क्या किया, सिर्फ बहना वहां से शुरू कर दिया। द बोथ द रिवर्स एंटर अरेबियन सी अलोंग द गुजरात कोस्ट, ये गुजरात कोस्ट के साथ में कहाँ एंटर कर जाती है, अरेबियन सी के अंदर गिर जाती हैं। दीज रिवर डू नॉट हैव डेल्टा, ये नदियाँ क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा वही नदी बनाएगी जो अपने साथ सेडिमेंटेशन लेके आई है। जिस नदी के अंदर सेडिमेंट्स नहीं है वो डेल्टा नहीं बनाएगी। रीजन क्या है कि जो अपना अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है नदी, तो उसकी स्पीड जब समुद्र के अंदर वो एंट्री कर रही होती है तो इतनी स्लो हो जाती है उसकी स्पीड को, उसके साथ जो सेडिमेंट्स है उसको लेके जाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो धारा अपने साथ उनको ना ले जाके वो कई धाराओं में बट जाती है, और अपने सेडिमेंट्स उसको वहां गिराती रहती है, और वहां सेडिमेंट्स अलग अलग धाराओं में वो क्या करती है, समुद्र किनारे छोड़ देती है, तो उससे वो क्या बनता है, डेल्टा बनता है। और जिस नदी के अंदर सेडिमेंट्स है ही नहीं, तो उसको उसकी स्पीड भी कम नहीं होगी, पहली बात। अगर स्पीड कम भी हो जाती है तो उसको फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक एक ही स्ट्रीम के अंदर, एक ही धारा के अंदर वो क्या कर जाएगी, सीधी समुद्र के अंदर लाई कर जाएगी। इसलिए ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और क्योंकि ये रिफ्ट वैली के अंदर बहती है। अगर इनको वैली अपने माउंटेन को काट काट के बनानी पड़े तो ये अपने साथ सेडिमेंटेशन लाएंगी, क्योंकि माउंटेन को काट रही है, माउंटेन को काट काट के अपने साथ पत्थर लेके आएंगी, फिर साल्ट सैंड आएगा, साल्ट आएगा, सिल्ट आएगा। इन सारी ये सारे सारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई केस नहीं, क्योंकि इनको अपना रास्ता बना बनाया मिला, इन्होंने सिर्फ बहना शुरू हो गया। दूसरी बात क्या है कि नर्मदा और ताप्ती जो रिवर्स है, ये इसके अंदर पानी, ज्यादातर पानी होता है जब मानसून आती है, बारिश का पानी होता है। और बारिश का पानी हमारा इवेपोरेशन से जो पानी बादल बनते हैं वो होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई सेडिमेंट्स नहीं होता है, तो वो बिल्कुल प्योर पानी होता है। तो इस तरह की नदियाँ इस वजह से क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। मेजर प्लेट्यूज, अब ये प्लेट्यूज देख लेते हैं, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया उसके इतने सारे प्लेट्यू हैं उसके ऊपर। ये मैंने लिस्ट दे दी, आप इसको याद कर लेना। इसमें एज सच कुछ नहीं है बताने का, ये आपको समझ आ जाएंगे। इसमें अगर बात करें, जैसे मेघालय प्लेट्यू है, और ये मैंने नीचे दिखा भी रखे हैं फोटो के हिसाब से, आप इसको समझ आ जाएंगे। बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और ये बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे के सारे जो हमारा रीजन है, इसको हम कंबाइंड रीजन को बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड। और जो ये हमारा रीजन आ जाता है, इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। और वैसे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बोलता है,
पेनिनसुलर इंडिया बनता है। और इसी पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है ये शिलोंग प्लेट्यू, जिसको हम बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू। ये जो हमारी हिमाचल की जो पहाड़ियाँ आ जाती है इस तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स आती है, उनका पार्ट ना होके ये हमारा किसका पार्ट है, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू। और इसके बाद हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा किस रीजन के अंदर पड़ता है, झारखंड के अंदर पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड के अंदर। और मैक्सिमम मिनरल्स जो हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स इसी के अंदर हैं। इस ये प्लेट्यू हमारा मिनरल्स के लिए जाना जाता है। इसके अंदर से आयरन निकलता है, इसलिए इसको आयरन बेल्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इस प्लेट्यू को आयरन बेल्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की आयरन बेल्ट है इसी प्लेट्यू के अंदर लाई करती है। इस प्लेट्यू को रांची प्लेट्यू भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। वैसे तो ये हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू और राजमहल इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज़्यादा इसको रांची प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। और दंडकाना प्लेट्यू ये हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आप वैसे मैप में देख भी पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का रीजन है। और यहाँ पर दंडकाना प्लेट्यू पे गोंड जाति रहती है, गोंड प्रजाति रहती है। ये हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है गोंड, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स है। गोंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इंडिया का। और सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा इंडिया का, वो है संथाल। वो ज़्यादातर हमारे झारखंड रीजन के अंदर मिलते हैं, झारखंड रीजन के अंदर। और ये हमारा तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, जो तेलंगाना के अंदर पड़ता है। और दंडकाना जो प्लेट्यू है, इसका एक प्लेट्यू का एक पार्ट हमारा बस्तर प्लेट्यू भी है। बस्तर प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है, छोटा सा इसके इसके अंदर एक प्लेट्यू है, बस्तर प्लेट्यू। जो पहले किसके नाम से जाना जाता था, नक्सल आतंकवाद के नाम से जाना जाता था। नक्सली बहुत थे यहाँ पर, तो अब अभी भी है लेकिन अब इतने नहीं रहे। तो बस्तर प्लेट्यू हमारा नक्सलिज्म के लिए जाना जाता था। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ये दो प्लेन हमारे, एक वेस्ट की तरफ है और एक ईस्ट की तरफ है। एक वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी के बीच में, एक हमारा ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल की तरफ है, उसके दोनों के बीच में है। तो नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड, ये किस तरह की लैंड है, फ्लैट लैंड है, क्योंकि प्लेन है। प्लेन का मतलब ये होता है फ्लैट लैंड। ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर और ईस्टर्न कोस्ट ऊपर फ्लैट लैंड की नैरो स्ट्रिप है, आर नोन एज ईस्ट कोस्टल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट वाले को वेस्ट कोस्टल प्लेन कहेंगे, ईस्ट वाले को ईस्ट कोस्टल प्लेन कहेंगे। वेस्ट कोस्टल प्लेन, दिस प्लेन विच लाइज बिटवीन अरेबियन सी, ये कहाँ लाई करता है, अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है। स्प्रेड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, नॉर्थ में गुजरात से शुरू होकर ये कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है साउथ में। इट इज ब्रॉडर इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर ये क्या ब्रॉडर है, नैरो इन द साउथ। और साउथ की तरफ जैसे जैसे जाते रहेंगे तो इसकी चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, नैरो होता जाएगा। दिस अनइवन प्लेन हैज बीन डाइसेक्टेड बाई मैनी फास्ट फ्लोइंग रिवर। और जो ये प्लेन है इसको बहुत कई छोटी छोटी नदियों ने क्या कर रखा है, डाइसेक्टेड कर रखा है। डाइसेक्टेड का मतलब होता है काट रखा है, इसको भेद रखा है। और वो नदियाँ कैसी, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्योंकि ये जितनी भी नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट की तरफ गिरेंगी वो सारी की सारी फास्ट फ्लोइंग होंगी। उसका रीजन क्या है, ये एकदम से ऐसे, ये मान लीजिए ये सी है, तो यहाँ से जो नदियाँ वो डायरेक्ट ऐसे गिरती हैं, क्योंकि ये हाइट है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट ही हाईएस्ट है यहाँ पर। और इस तरफ ये हमारा सी आ जाता है, तो बीच का जो प्लेन है, इस प्लेन में जल्दी जल्दी बह के ये इस तरफ गिर जाती है। इस पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती, ये कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाती, इसको इनको कोई टाइम लगता है, इनकी स्पीड बहुत होती है, इसलिए इनको फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। वेस्ट कोस्टल प्लेन। अब ईस्ट ईस्ट नॉर्दर्न पार्ट फ्रॉम गुजरात टू गोवा, गुजरात से गोवा की तरफ इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण। वाइल साउदर्न पार्ट फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी वाले पार्ट को इसको क्या बोला जाता है, मालाबार। आइए इसको और समझाते हैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये इस तरफ का जो रीजन है ये हमारा वेस्टर्न घाट है।
और इसके इस तरफ जो ये है, ये जो हमारा बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ हमारा दमन पड़ता है, दमन। तो इस प्लेन को बोलते हैं, कोस्टल प्लेन को बोलते हैं हम गुजरात प्लेन, गुजरात कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक का जो रीजन है हमारा, इसको जो महाराष्ट्र का रीजन है उसको बोलते हैं हम कोंकण कोस्ट। फिर गोवा से आगे ये कर्नाटका का जो रीजन है, इस कोस्ट को हम बोलते हैं कन्नारा कोस्ट। और जो हमारा केरला का रीजन रह जाता है, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो ये पूरा हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ये इतने सारे कोस्ट के अंदर बटा हुआ है। गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नारा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। सेवरल लेगून्स, लेगून्स क्या होती है? लेगून्स होती है सॉल्ट वाटर लेक होती है, ऐसी लेक जिसके अंदर जो पानी है वो कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन पानी होता है। सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सी बाय सैंड बार्स एंड स्प्लिट्स, जो किससे मेन समुद्र से अलग सेपरेट हुई होती है सैंड बार्स के द्वारा या स्प्लिट्स के द्वारा। आर फाउंड ऑन द कोस्टल प्लेन्स, ये किस कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल प्लेन्स के ऊपर पाती है। यहाँ पर लेगून लेक बहुत है। कहने की बात ये है, ये बढ़ती कैसे? मान लीजिए जमीन का ये कोई पार्ट है और यहाँ से इसके ऊपर वेव टकराएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको ऐसे काट काट के इस तरह से बना देगी, तो ये हमारा क्राउड बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा? पानी ये अंदर की तरफ एंटर करने लग जाएगा, जमीन के अंदर अंदर की तरफ एंटर करेगा, और फिर जैसे पानी अंदर की तरफ जाएगा कोर्ट से टकरा के फिर वापस आएगा। तो कई बार क्या होता है, इसके इसके अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं जो जमीन से ये लेके आएगा अपने साथ, सैंड वगैरह सिल्ट वगैरह वो लेके आएगा, वो क्या हो जाता है, कई बार यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने की वजह से जो पानी पीछे की तरफ रह गया है वो पानी पीछे रह जाता है, और उसके बाद जो कोस्ट की जो वेव्स आती हैं जो ओशियन की, ये इससे यहीं टकराने लग जाती है। इनको यहीं लगता है कि ये ज़मीन आ गई, जबकि ये क्या होते हैं? सैंड के जो डिपॉजिट्स हैं इसके वो होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बना देंगे? ये लेक का काम करेगी। फिर जो पानी अंदर की तरफ रह गया है इसको बोलते हैं लेक। और ये किस तरह की लेक होती है? लैगून लेक बोलते हैं इसको। और लैगून लेक के अंदर जो वाटर है वो कौन सा? समुद्र का है, तो इसलिए वो क्या होगी? वो सॉल्ट वाटर लेक होगी। तो हमारे दो तरह की लेक पाई जाती है, एक सॉल्ट वाटर लेक और एक फ्रेश वाटर लेक। तो ये कौन सा लेक हो जाएगी? सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स डेवलप ऑन इट्स कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हमारे डेवलप कर रखे हैं, जैसे कांडला पोर्ट है, बंदरगाह जो गुजरात के अंदर पड़ता है। मुंबई है, मुंबई के अंदर न्यू जवाहर पोर्ट है, मुंबई के अंदर। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, मुंबई के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से इसको बनाया गया था। मारमागोवा पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, कोची पोर्ट है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट हैं, जो किस तरफ पड़ते हैं? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर पड़ते हैं। ईस्ट कोस्टल प्लेन, अब हम हमारे ईस्ट की तरफ का जो कोस्टल प्लेन है उसको देख लेते हैं। दिस ब्रॉडर कोस्टल प्लेन स्प्रेड अलोंग बे ऑफ बंगाल फ्रॉम उड़ीसा इन द नॉर्थ, ये बे ऑफ बंगाल के साथ के साथ फैला हुआ है, अलोंग में उसके पैरेलल में। फ्रॉम उड़ीसा इन द नॉर्थ, नॉर्थ में उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी, साउथ में कहाँ तक फैला हुआ? कन्याकुमारी तक। और ये कोस्टल प्लेन कैसा? ब्रॉडर है। और हमारा जो वेस्टर्न वाला कोस्ट कैसा था? वो हमारा नैरो था, ये ब्रॉडर है। और ये क्या? डाइसेक्टेड भी है, मतलब कहीं कहीं से क्या हुआ? कटा हुआ है। और जो वेस्ट का जो हमारा बॉर्डर था वो एक तरह से कह सकते हैं हम एक कंटिन्यू कोस्ट था, और ये हमारा डाइसेक्टेड है, मतलब बीच बीच में काफी मेजर रिवर्स हैं जो इसको अलग अलग जगह पे क्या करती रहती है? काटती रहती है। तो ये एकदम से लगातार ना होकर ये बीच बीच से कटा हुआ है हमारा कोस्टल प्लेन ईस्ट की तरफ वाला। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स, इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है इस प्लेन का हमारा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार प्लेन्स। एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, और साउदर्न वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोस्टल कोरोमंडल कोस्ट। रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म डेल्टा ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन के ऊपर क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है। ये मेजर रिवर्स हैं, इनको हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे, सारी नदियों को। इनके मतलब डेल्टा कहाँ बनाती हैं और कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ, वो सारी बातें करेंगे हम। तो ये हम इसके जो हमारा वेस्ट ईस्ट की तरफ वाला कोस्टल प्लेन है इसके भी हम वो देख लेते हैं, इसको अलग अलग जगह पे क्या किस किस नाम से जाना जाता है। ये हमारा इस तरफ का जो रीजन है, नीचे वाला रीजन है, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट।
ये हमारी आती है कृष्णा नदी आ जाती है यहाँ पर, और इससे ऊपर आ जाती है हमारी गोदावरी। ये हमारी कृष्णा रिवर है और ये हमारी गोदावरी नदी है। इनके बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं काकीनाडा कोस्ट। और जो गोदावरी नदी के इस तरफ का रीजन इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और ये रीजन है उड़ीसा का, जो ये रीजन इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, जिसका जिक्र हमारे जनगण मन के अंदर भी है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके अंदर भी इसका जिक्र होता है। ये हमारा उत्कल कोस्ट है। दिस कोस्ट इज फेमस फॉर राइस कल्टीवेशन। ये जो कोस्ट हमारा राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, क्योंकि राइस कल्टीवेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। राइस एक ऐसी फसल है, तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे मानसून है, जो मानसून की जो पवनें चल रही होती है, मानसून चल रहे होते हैं, वो जाते हुए भी बारिश कराते हैं और वापस जब वो लौटते हुए मानसून होता है वो भी बारिश कराते हैं। मतलब मानसून के दौरान भी यहाँ वर्षा होती है और रिट्रीटिंग मानसून के दौरान भी यहाँ वर्षा होती है। तो इस रीजन के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि हर टाइम पे पानी इनको मिल जाता है। और दूसरे रीजन है कि यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं जो वेस्टर्न घाट की तरफ से निकल के इस तरफ आती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। उड़ीसा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा हमारा चावल होते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो 3 बार भी हो जाते हैं, नहीं तो 2 बार, रबी और खरीफ दोनों की दोनों टाइम पे वहाँ चावल होते ही है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स आर आल्सो फाउंड हियर। यहाँ पर इस तरफ भी क्या पाई जाती है, लेगून लेक्स पाई जाती है। चिलिका एंड पुलिकेट लेक्स आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ लेगून ऑन आवर ईस्ट कोस्ट। जो हमारी ईस्ट कोस्ट के ऊपर कौन कौन सी लेक पड़ती है, हमारी चिलिका लेक और पुलिकेट लेक। ये चिलिका लेक हमारी इस तरफ पड़ती है, जो उत्कल कोस्ट है यहाँ पर, ये लगभग इस जगह पड़ती है हमारी चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर। और ये हमारी सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। और पुलिकेट लेक हमारी इस तरफ पड़ती है, ये इस रीजन में। ये स्टेट पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। अब आ जाता है हमारा इंडियन डेजर्ट। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। ये अरावली रेंज है उसकी किस तरफ पड़ता है, वेस्ट की तरफ पड़ता है। इट एक्सटेंड ओवर मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सिंध इन द पाकिस्तान। ये इसका मेजर पार्ट कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है, और सिंध इन पाकिस्तान, और पंजाब के सॉरी पाकिस्तान के किस प्रांत के अंदर, प्रोविंस के अंदर, सिंध। सिंध वहाँ का एक राज्य है, उसके अंदर पड़ता है, सिंध प्रोविंस के अंदर। दिस डेजर्ट डज नॉट गेट मच रेन एज द अरावली रेंज रन पैरेलल टू द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड। जो हमारे मानसून विंड आती है वो किस डायरेक्शन की होती है, साउथ वेस्ट बोलते हैं उसको, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो क्योंकि उसकी उनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ और वेस्ट की तरफ से आ रही होती है, तो ये उसके पैरेलल में पड़ती है। ये ये वाला जो रीजन है हमारा, यहाँ गुजरात से शुरू होकर यहाँ दिल्ली तक का जो ये रीजन है, ये है हमारा अरावली। और जो मानसून आती है हमारी, जो अरेबियन सी करंट है, अरेबियन सी करंट जो इस तरफ से एंट्री करती हैं, तो वो यहाँ से गुजर के इसके पैरेलल में चलती है। वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, ये इतनी ऊपर तक नहीं जा पाती, तो इसके इसके पैरेलल में चलती है। तो इस वजह से जो ये रीजन है, ये रीजन हमारा बिना बारिश के रह जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, डेजर्ट बन गया है। तो अगर ऐसा कोई रीजन है जहाँ बारिश नहीं पहुँचती और माउंटेन के दूसरी तरफ, उसको बोलते हैं रेन शेडो जोन। ये हमारा किस जोन में पड़ता है, ये रेन शेडो जोन के अंदर पड़ता है, रेन शेडो जोन। इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी करंट। जो हमारी अरेबियन सी करंट है उसके रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ता है। ये यहाँ अरेबियन सी की बजाय ये बे ऑफ बंगाल करंट लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये मैंने ठीक कर दिया था, अरेबियन सी करंट है।
हमारे दो तरह की करंट चलती है, एक अरेबियन सी से चलती है और एक बे ऑफ बंगाल से चलती है। जो बे ऑफ बंगाल वाले को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल करंट, और एक अरेबियन सी करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये रेन शेडो एरिया, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक माउंटेन है, तो इस तरफ से जो हवा चल रही होती है, जो मानसून की जो विंड होती है, ये क्या करती है, इनके साथ इन्होंने अपने साथ क्या ले रखा होता है, पानी ले रखा होता है। तो ये जितनी ऊपर तक चढ़ेंगी इन, तो अपने साथ पानी उठाए, इनको भारी हो जाता है पानी को अपने साथ लेके जाना। तो ये क्या करती है, इसके इस तरफ, इस माउंटेन के इस तरफ क्या कर देंगे, बारिश कर देंगी। तो ये जो रीजन जहाँ बारिश की जाती है, इसको बोलते हैं रेन फेड रीजन, बोलते हैं इसको रेन फेड रीजन। और इसके दूसरी तरफ ये जो जितना अपने साथ पानी इन्होंने ले रखा था, वो यहाँ क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। उसके दूसरी तरफ जब ये उतर रही होती है, तो इनके अंदर कोई किसी तरह की मॉइस्चर मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, तो इस तरफ ये बारिश नहीं करा पाती। इस रीजन को बोलते हैं हम रेन शेडो जोन, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्षा छाया क्षेत्र। और रेन फेड रीजन को बोलते हैं वर्षा सिंचित क्षेत्र। तो ये मान लीजिए हमारा ये क्या है, अरावली, और ये हमारा अरेबियन सी करंट है। तो ये अरावली के इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश कराती है इस तरफ, और दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, वो उस तरफ रह जाता है। वो कौन से रीजन में लाई करता है, रेन शेडो जोन के अंदर। तो इस डेजर्ट का नाम भी हम लिख सकते हैं हमारा थार डेजर्ट। हमने कल भी बात की थी इस बारे में, थार डेजर्ट। लेक सांबर इज फाउंड हियर, लेक सांबर यहाँ पर इसी रीजन के अंदर मिलती है, अरावली के पार्ट में। इंडिया की ये सबसे लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक, जो जमीन के अंदर है, मतलब जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर अगर कोई लेक है सबसे बड़ी, तो वो यही है, सॉल्ट लेक। और नमकीन मतलब खारे पानी की, क्योंकि फ्रेश वाटर लेक तो हमारे पास बहुत है जो जमीन के अंदर है, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी यही लेक है जो जमीन के अंदर है। ये किस उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, ये राजस्थान के जयपुर के अंदर पड़ती है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो राजस्थान की कैपिटल भी है। अब हम आइलैंड ग्रुप देख लेते हैं हमारे, आइलैंड ग्रुप। तो जो आइलैंड होते हैं उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं आर्चिपेलागो। आइलैंड जो, आइसलैंड नहीं बोलते इसको, आइलैंड बोलते हैं, इसमें एस साइलेंट रहता है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड को बोलते हैं आर्चिपेलागो। हिंदी में तो ये बात इसका नाम से समझ में आ जाता है, द्वीप समूह, लेकिन इंग्लिश में याद करना मुश्किल होता है थोड़ा इसको। आर्चिपेलागो एसएससी ने बहुत बार पूछा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहेंगे, आर्चिपेलागो। तो हमारे आइलैंड ग्रुप हमारे दो ही, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड। ये हमारा लक्षद्वीप जो आइलैंड है, ये हमारा किस तरह का आइलैंड है, कोरल्स का। कोरल्स क्या होता है, एक तरह का जीव होता है, जिसके ऊपर से जो उसकी स्केल्टन होती है काफी हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, काफी हार्ड होती है। जब क्या होता है वो जो मर जाता है, तो उसके साथ जो उसकी कॉलोनीज के अंदर रहता है, वो हमेशा, कॉलोनीज का मतलब है वो हमेशा ग्रुप के अंदर रहता है। तो उसमें से जिसकी डेथ होती रहती है, वो नीचे की तरफ, उसकी डेड बॉडी नीचे की तरफ पड़ जाती है और वो डैमेज नहीं होती है। उसके ऊपर फिर दूसरे मरते रहते हैं, फिर उसके ऊपर रहने लग जाते हैं, फिर और मरते रहते हैं, फिर उनके ऊपर और रहने लग जाते हैं। ऐसे उनकी पूरी कॉलोनी ग्रो करती रहेगी ऊपर की तरफ, और उनकी डेथ होती रहेगी। तो जब आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो समुद्र जो सी लेवल है उससे ऊपर की तरफ निकल आता है, तो उसको क्या कह देंगे, आइलैंड कह देंगे हम। तो ये इसी तरह का है कि ये इनकी डेथ हो के ये क्या निकलाते हैं, ऊपर की तरफ निकलाते हैं, और ये आइलैंड का काम करते हैं। आइलैंड इस तरह का रीजन होता है। मान लीजिए ये सी लेवल है, कोई ऐसी आकृति बनती आ रही है जो इससे ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इस तरह की अगर आकृति बन जाती है, जो कोरल्स है इनकी डेथ होती रहती है यहाँ, फिर इनके ऊपर दूसरे रहने लग जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ऐसे इसका एक, इसका किसको जन्म दे देते हैं, एक आइलैंड को जन्म दे देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक आइलैंड बन जाता है। तो ये किस तरह का आइलैंड बन जाएगा, हमारा कोरल आइलैंड। इट इज लोकेटेड
300 किलोमीटर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला। ये केरला के जो कोस्ट है हमारा, तो उससे कितना दूर पड़ता है, 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये देख लीजिए इसका लोकेशन। ये हमारा केरला का कोस्ट है, केरला है, और यहाँ से ये जो ग्रुप है हमारा, ये लक्षद्वीप ग्रुप है, लक्षद्वीप का। इसमें कवारती है। कवारती क्या है, इसकी कैपिटल है। लक्षद्वीप हमारा क्या यूनियन टेरिटरी भी है लक्षद्वीप, उसकी कैपिटल क्या है, कवारती है। और मिनी कोई इसका सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। इंडिया का नहीं, ये लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, लक्षद्वीप का मिनी कोई। और कवारती जो इसकी कैपिटल है, उसको मिनी कोई से अलग क्या अलग करता है, इसको 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि कवारती और मिनी कोई के बीच में कौन सा चैनल है, वो 9 डिग्री चैनल है। और मिनी कोई के और मालदीव, इसके मिनी कोई के नीचे पड़ता है एक कंट्री है मालदीव, और मिनी कोई को मालदीव या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग जो करता है, उस चैनल का क्या नाम है, 8 डिग्री चैनल। ये चैनल का मतलब होता है, ये हमारी लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है। 9 डिग्री चैनल का मतलब है 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये मालदीव को मिनी कोई से अलग करता है। मालदीव है, इसकी कैपिटल है माले। मालदीव की कैपिटल है माले। ये बहुत छोटा सा देश है समुद्र के अंदर, जिसकी पूरी इकोनॉमी, ज़्यादातर इसकी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है, ये टूरिज्म के ऊपर बेस्ड इसकी इकोनॉमी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ अबाउट 324 आइलैंड्स। ये 324 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, लेकिन वैसे लिख रखा है ये और भी ज़्यादा है, 500 समथिंग के आसपास का ग्रुप है ये। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड। ये इनके ज़्यादातर जितने आइलैंड है वो क्या अनइनहेबिटेड है, मतलब रहने लायक नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का कोई निवासी नहीं रहता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाई 10 डिग्री चैनल्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, वो क्या है हमारा 10 डिग्री चैनल है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बिकॉज 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पासिस थ्रू दिस प्लेस। इस प्लेस से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरता है। ये देख लीजिए हमारा अंडमान निकोबार है। तो जो हमारा अंडमान और निकोबार है, ये भी इसके भी पार्ट है। अंडमान आइलैंड के अंदर हमारे 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहले वाले पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्थ अंडमान, फिर होता है आता है हमारा मिडिल अंडमान, और फिर आता है हमारा लोअर अंडमान। ये 3 पार्ट, उसके बाद आता है हमारा लिटिल अंडमान। तो जो हमारा लोअर अंडमान है, इसको लिटिल अंडमान से अलग क्या करता है, ये एक हमारी लाइन है, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज इसको अलग करता है। तो ये जो 4 है हमारा, इस ग्रुप को बोलते हैं अंडमान ग्रुप। उसके बाद निकोबार हमारा, ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक कार निकोबार, फिर आता हमारा लिटिल निकोबार, और फिर ग्रेट निकोबार। 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ निकोबार आइलैंड ग्रुप जो हमारा। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। और जो ग्रेट निकोबार है, ये सबसे बड़ा आइलैंड, इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी यही है, इसके यहाँ ग्रेट निकोबार के यहाँ, जिसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। लेकिन अभी दिखता नहीं है। 2004 में जो सुनामी आई थी, उसके बाद ये क्या हो गया, सबमर्ज हो गया था, पानी के अंदर डूब गया था। ये सबमर्ज हो गया था, अभी है नहीं, लेकिन हम इसको फिर भी मानते हैं, ये थोड़ा उसके नीचे चला गया है समुद्र के। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये मतलब जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।